हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको आज से इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला हूँ और ये पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन। और इनका जो निधन हो गया है हाल ही में, और ये इसी नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो वास्तविक नाम था मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। तो आज इनके बारे में समझेंगे और इन्होंने जो कार्य किया है वो आपके UPSC के मेंस के सिलेबस में, अगर आप GS3 का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, GS3 का सिलेबस उठाकर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इनके कार्यों से संबंधित हैं। जैसे कि हरित क्रांति हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, ठीक है, और कृषि प्रौद्योगिकी हो गया। किस प्रकार से ये चीज़ें इंटरलिंक करके हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। विजन IS की जो मटेरियल है बहुत बेहतरीन कंटेंट है इसमें और आपको ये हेल्प करेगा। मैं आपको इसको समझाने में हेल्प करूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो हाल ही में सुर्खियों में न्यूज़ में ये रहा कि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, ठीक है, इसलिए वे न्यूज़ में इसमें कवर किया गया है। ये क्या थे? एक प्लांट जेनेसिस्ट थे, यानी कि पादप अनुवांशिकविद थे, यानी कि जो प्लांट पे रिसर्च करने वाले, उनके जीनों के बारे में, जीन्स पे रिसर्च करते थे। और उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और हरित क्रांति का प्रमुख वास्तुकार भी उन्हें माना जाता है। उन्हें किसान वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का भारत में उन्होंने नेतृत्व किया और भारत को खाद्य संकट से उबारने में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण से उन्हें 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था, इस बात को आपको ध्यान देना है वन लाइनर के तौर पे, जो वन लाइनर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको भी, ठीक है। तो वो उन्हें MS स्वामीनाथन को दिया गया था। उन्हें पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है, सहित कई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी क्या है कि MS स्वामीनाथन का जो विज्ञान संबंधी जो योगदान है उसको तो हम लोग समझेंगे ही, फिर इसके बाद उनके योगदानों का महत्व को समझेंगे और इसके बाद जो है उनका किस प्रकार से इकोलॉजी में योगदान रहा, कौन सी इसकी वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है और निष्कर्ष क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो कंटेंट दिया है बहुत बेहतरीन दिया है, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। तो जो विज्ञान संबंधी योगदान है वो है जेनेटिक रिसर्च। उसमें उन्होंने क्या किया कि ब्रीडिंग कार्यक्रमों के तहत, जो ब्रीडिंग कार्यक्रम होता है क्रॉस ब्रीडिंग, फसलों की ऐसी किस्में जो है विकसित करने पर रिसर्च किया जो न केवल अधिक उपज देने वाली थी बल्कि कीट और रोग प्रतिरोधी थी, यानी कि जो है वो कीटों और जो रोग होते हैं पौधों में, ठीक है, जो पादप यानी कि प्लांट्स में, उसको झेलने में वो सक्षम थे, ठीक है। तो उनके शोध से फसल की कई ऐसी नई किस्मों का विकास हुआ जो भारतीय जलवायु और भारतीय कृषि के परिस्थितियों के लिए क्या है वो एडॉप्ट कर सकती थी, उसके अनुकूल थी, एकदम उसके अनुरूप थी, ठीक है। राइस वेराइटीज़, उड़ीसा के जो कटक है, इसमें आप उड़ीसा के कटक में क्या है, यहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, UPPCS में ये सवाल 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ चुका है, मैच द कॉलम में हाल के 8 वर्षों में। तो आपको ध्यान देना है, UPSC में भी सवाल इस पे बने हुए हैं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI में, ठीक है, स्वामीनाथन ने MS स्वामीनाथन ने जापान इंडिका जैपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े अपने शोधों में योगदान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइजर है उसका कुशल उपयोग किया, अधिक उपज वाली और छोटे कद वाली धान की किस्मों को विकसित करने पर शोध किया। अच्छा, धान की खेती करने से वायुमंडल में कौन सी गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, थोड़ा सा आप इसको कमेंट करिएगा, आसान है, पढ़े होंगे, बेसिक है, ठीक है। शोध किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, अधिक ऊंचाई वाली और कम उपज वाली धान की खेती की जगह नई किस्म की खेती को उन्होंने उसको बढ़ावा देना उचित समझा और इस पर उसको बढ़ावा दिया। इस शोध कार्यक्रम के तहत ADT 27 और राशि जैसी किस्में को विकसित की गई और जो भारत में ये किस्में क्या थी कि हरित क्रांति लाने में प्रमुख योगदान लाई थी। किस्मों को याद रखे रहेगा, फसलों के, जैसे कि जो फसलों की किस्में होती हैं ना, उस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। UPPCS में तो स्पेशली वही बनते हैं, सीधे दे देगा। उन्होंने मतलब उन्हीं के मार्गदर्शन में वैज्ञानिकों ने जो है जीनोम अनुक्रमण के तहत, ठीक है, इसके तहत क्या है कि लवणता को सहने में, यानी कि जो लवणता यानी कि जो नमक वाली चीज़ें होती है ना, उसको सैलिनिटी को सहन सक्षम करने में सक्षम जो है एविसेनिया मरीना नामक एक मैंग्रोव प्रजाति के जीन का पता लगाया था और
जो है आनुवांशिक तौर पे संशोधन की सहायता से धान में इस जीन को सफलतापूर्वक शामिल किया, और जो सैलाइन कंडीशंस में जो लवड़ी दशाओं में धान उगने की किस्म जो है इसको उन्होंने तैयार करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम को आरंभ किया, बासमती चावल की किस्मों में ऐसे गुण को स्थानांतरित किए जो धान की बालियों के दालियों से लदे तने नीचे झुककर जमीन पर न गिरे। इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, पूसा बासमती की किस्म जो है हमें प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार से गेहूं में स्वामीनाथन ने अपना ध्यान कर दिया, धान की किस्मों के विकास हटाकर गेहूं की किस्मों के विकास पर केंद्रित किया। उस समय जो है गेहूं की जो सभी स्थानीय किस्में थी उनके तो तने थे वो काफ़ी लंबे होते थे, और जब दाने जब होते थे उसमें जब बालियाँ आती थी और जब दाने वजन अपना रखते थे तो वो कार्य क्या होता था कि वो जैसे मान लीजिए कि ये लंबा सा एकदम पेड़ है, ठीक है, पौधा है धान का, अपने और गेहूं का पौधा आपने देखा ही होगा, तो कितना पतला होता है और जब ये काफ़ी लंबा होता था, और इसके कारण जब इसमें बालियाँ आती थी और बालियाँ में जब उसमें अनाज आता था तो वे अब क्या होता था, झुक जाते थे, ऐसे झुक के अब वो ज़मीन पे गिर जाते थे। अब इसी कारण से इन्होंने क्या किया कि अब इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर कार्य करेंगे कि किस प्रकार से इन फसलों का संरक्षण हो सके, नई किस्म की जो है फसलें वो पैदा हो सके। तो इसमें उन्होंने कोई उस वक्त ऐसा कोई जीन नहीं था, ठीक है, जो उपज कम किए बिना फसलों की ऊंचाई को कम कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने क्या नोरिन जीन युक्त मैक्सिकन गेहूं की नई बौनी किस्म विकसित की थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व की हरित क्रांति का जनक मानते हैं और भारत में एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के भी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने स्वामीनाथन ने मैक्सिकन गेहूं की इस बौनी किस्मों की क्षमता को पहचाना, ये रोग प्रतिरोधी थी और अधिक उपज देने वाली किस्म थी, तो वहाँ से वो गुण ले लिए। ठीक है, और इसके बाद से उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग की मदद से गेहूं की इस किस्मों पे जो है अत्यधिक रिसर्च किया और सोनालिका और कल्याण सोना जैसी किस्मों को विकसित किया। आज भी ये जो है गेहूँ की सबसे महत्वपूर्ण, और आज अपने गाँव में देखते होंगे सोनालिका और कल्याण सोना जैसे जो है ये गेहूं की जो किस्में हैं आज भी जो है बोई जाती हैं और बेहद अच्छी पैदावार इसकी होती है, बेहद अच्छी पैदावार होती है कल्याण सोना की और सोनालिका की। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आलू की जो संकर किस्म थी, ये अब जो नाम है इसको थोड़ा सा आप लोग बेसिक नाम ध्यान से जाएंगे तो जो है कभी कभी सवाल बनेगा अगर बीजों से जो किस्में हैं फसलों की, महत्वपूर्ण फसलों की, गेहूं धान चना वगैरह की, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आलू की जो हाइब्रिड जो थी वो किस्म कौन सी थी, अलास्का फ्रस्टलेस, इसको विकसित किया उन्होंने, शीत प्रतिरोधी थी ये, और जो है पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग का जो है पादप किस्म का पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग उन्होंने इस प्रकार से किया, सहभागी विकास को उस तरह से बढ़ावा दिया, किसानों को स्थानीय अनुकूल जो है नई किस्मों को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है इसी तरह। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इकोलॉजी में भी योगदान दिया, आर्थिक पारिस्थितिकी में उनका योगदान जो है वो रहा। कैसे रहा उसको देखते हैं। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, उन्होंने अपने प्रयासों को सदाबहार क्रांति लाने पर केंद्रित किया। इस क्रांति को उन्होंने पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार के रूप में परिभाषित किया। तरीका क्या था, यह कृषि को अलग अलग पद्धतियों के उचित मिश्रण पर आधारित है। इसमें शामिल है जैविक कृषि, हरित कृषि, पर्यावरण अनुकूल कृषि और प्रभावित सूक्ष्म जीवों पर आधारित कृषि। ठीक है, उन्होंने पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय कृषि प्रौद्योगिकियों को सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए डू इकोलॉजी तरीके की वकालत की। उन्होंने कृषि गतिविधि के सभी क्षेत्रों में संरक्षण और विकास के लिए संतुलन बनाने के लिए 4C का प्रस्ताव भी दिया। ये 4C कौन कौन से थे, कंजर्वेशन थे, कल्टीवेशन थे, कंजम्पशन थे और कमर्शियलाइजेशन थे। इसको आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस चीज़ को आप जरूर लिख सकते 4C का आप जो है ये आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है, उन्होंने प्रौद्योगिकी को पहुंचाना, उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारिस्थितिकी संरक्षण की हमारी समृद्ध विरासत मिलाने की वकालत भी की। ठीक है, और उन्होंने जो है नए तरीके से संधारणीय कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया, पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी आधारित जैवग्राम बनाया, आधुनिक सूचना और संचार आधारित ग्राम केंद्रों का विकास में भी सहयोग किया। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, संस्थागत योगदान और नीतिगत योगदान क्या है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ही किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको ध्यान देना है, एमएसपी जो है सीधे आपके GS3 में सिलेबस में इंक्लूड है। प्रीलिम्स के लिए भी इसको आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय किसान आयोग जो है इसका गठन श्री स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसने कई सिफारिशें दी। एक MSP को क्या किया गया, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए।
एनसीएफ ने ग्राम ज्ञान केंद्रों के गठन, संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन फार्मिंग को बढ़ाकर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, ऋण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार की सिफारिशें भी की। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो है ये चेन्नई में 1988 में खोला गया, ठीक है। अनुसंधान केंद्र, पौधों की किस्मों का संरक्षण, उन्होंने पौधों या पादप किस्म संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और ये जो भारत ने कानून कहता है ट्रिप्स समझौता, WTO में ट्रिप्स समझौता के तहत जो है पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व के तहत बनाया गया था। खाद्य सुरक्षा के उन्होंने खेती के साथ पोषण को एकीकृत करने के लिए 2 कदम बताए। एक बायोफोर्टिफाइड पौधों का एक अनुवांशित उदाहरण स्थापित करना और कम्युनिटी हंगर फाइटर्स को तैयार करना जो कि कुपोषण से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। आपदा प्रबंधन उन्होंने क्या किया, ड्रॉट कोड और फ्लड कोड और अच्छे गुड वेदर कोड की अवधारणाओं को अपनाने में वकालत की। अनुसंधान संस्थान में कई संस्थानों का स्थापना उन्होंने उनके योगदान रहा, जैसे कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान पटनचेरू में, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम, ठीक है, अब इसी को बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल भी बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में। इन सभी संस्थानों और उसके हेडक्वार्टर्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के जैसे एक बार इसको लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, जो नई दिल्ली वाला है, नैरोबी वाला है और पटनचेरू वाला है, तीनों को, क्योंकि ये जो है यूपीपीसीएस में ये सवाल बन सकते हैं और बनते भी हैं। संस्थान और उनके हेडक्वार्टर खूब पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे, आपको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो है और प्रकृति को मालूम चल जाएगा। 5 वर्षीय योजना, इन्होंने 6वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में जो 80 से ये अब ये देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना, इस सीधे इसी बार शायद कौन सा एग्जाम था, शायद बीपीएससी का एग्जाम या किसी का एग्जाम, ये सवाल पूछा हुआ है। मैंने कहीं पेपर में देख रहा था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते रहते हैं जो डेली होते हैं उसको मैं देखता रहता हूँ, कभी कभार उसमें ये सवाल पूछा था 6वीं पंचवर्षीय योजना का 1980 से लेकर 85 के बीच में कौन सी योजना थी, ये सवाल डायरेक्ट था, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। उसको तैयार करने में एमएस स्वामीनाथन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शायद जो है पंचवर्षीय योजना में 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, कौन, महिला और विकास और पर्यावरण और विकास, ठीक है। यूएन मिलेनियम प्रोजेक्ट में भी जो इसकी सदस्यता की थी। इस प्रोजेक्ट ने 2005 की शुरुआत में गरीबी, भूखमरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण क्षरण और महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवहारिक योजना विकसित करने में योगदान करने के लिए जो है इसको बनाया था, ठीक है। निष्कर्ष में लिखना क्या है, आप बस जान लीजिए कि इन्होंने वो क्या है कि एमएस स्वामीनाथन जो थे आजीवन किसानों के हितों की वकालत करते रहे और जितना उन्होंने कार्य किया है, शायद वो अनेक दूसरा व्यक्ति, अब वैसा तो कोई पैदा ना हुआ जो इतना योगदान दिया हो, पर अभी धरती वीरों से शून्य नहीं है, बहुत लोग हैं, बट फिर भी उनका जो योगदान रहा है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में, भारत की कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, अविश्वसनीय है और एकदम अनुकरणीय है। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में क्या हुआ कि नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी, अनुसंधान से प्रभाव तक, न्यायसंगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। सम्मेलन का आयोजन कौन कौन किया था, ICAR और CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने ज्वाइंट रूप से किया था। अब आते हैं कि प्रीलिम्स में आपको यहाँ क्या देखना है। प्रीलिम्स में आपको ये देखना है, प्रीलिम्स के लिए ICAR और इस जो प्रोजेक्ट का जो थीम था, बस इसको देख लीजिए। ICAR क्या है, ये कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता था। फिर 1929 में रिपोर्ट में इराल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पर स्थापित किया गया। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात देना है कि ये एक स्वायत्त संगठन है, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त संगठन है, ठीक है। न तो ये एक कंपनी है और न ही एक सांविधिक निकाय है, न ही गैर सांविधिक निकाय है, न ये संवैधानिक, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक स्वायत्त ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए जो है एक सर्वोच्च निकाय है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से ये एक है, ठीक है। बस प्रीलिम्स के लिए इतना ही। अब जो है बेहतर और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए ICAR की भूमिका क्या है, तो ICAR जो है अलग अलग अधिक उपज देने वाली जो है फसलों की नई किस्मों को विकसित करके जो है हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है।
जैसे धानों की जो किस्में हैं, जया स्वर्णा, पूषा बासमती 1121। जया क्या है, भारत में धान की पहली संकर किस्म है, ठीक है, हाइब्रिड जो किस्म थी वो धान की। पूषा बासमती की 1121 क्या है, विश्व की धान की सभी किस्म में सबसे लंबा दाना यहाँ निकलता है, ठीक है। चाना जो चावल का दाना होता है सबसे लंबा होता है। गेहूं की किस्म में देखा जाए तो HD 2967 और DBW 187 और HD 3086 जो है ये थी। फसलों की कीमत में आम्रपाली, भगवानार इत्यादि की उन्होंने जो है ICR ने बनाया इसको। बीज कार्यक्रम क्या था कि जो है बीज ICR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वाल्ट में जमा किया। ये क्या होता है, इसमें किसी भी सामग्री का डुप्लीकेट और उसे जमा जो संबंधित जानकारी होती है दोनों शामिल होते हैं। जीनोमिक्स में क्या है, ICR नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने में मदद की। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, ठीक है। ICR ने वैश्विक स्तर पर धान, गेहूं, टमाटर और आलू के जीनोम अनुक्रमण में भागीदारी की, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड कृषि में क्या है, इंटीग्रेटेड कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया है। ये सीधे आपका UPSC का सवाल है, UPSC का मेंस का सवाल है ये इंटीग्रेटेड कृषि, ये सवाल बना हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और UPSC के GS3 के सिलेबस में भी इंटीग्रेटेड कृषि दिया हुआ है, एकीकृत कृषि प्रणाली स्पष्ट इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इससे अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जलवायु के अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम को कम करने, जलवायु के अनुकूल जो है उसे बनाने और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए जो है बढ़ावा मिलता है। कृषि बागवानी, एग्री सिल्वी और सिल्वी पास्टोरल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी के मॉडल विकसित किए गए हैं। इससे किसानों में वृद्धि होगी। एग्री सिल्वी में क्या है, एग्री सिल्वी अगर टर्म याद रखिए प्रीलिम्स के लिए, UPSC के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्री सिल्वी में क्या है कि वानिकी यानी कि जो है और जो बागवानी की जा रही है, ठीक है, इसमें वनों को जो वनारोपण हो रहा है इसमें, और खाद्य फसलों की खेती और वृक्षों के बीच में उपलब्ध स्थान पर चारा या फसलें उगाई जा सकती हैं। सिल्वी पैस्टोरल में क्या है, इसमें एक ही भूमि पर वानिकी होगी, साथ साथ क्या होगा, पशुधन के लिए चारा भी उगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अच्छा एक चीज़ और है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स होता है कि वो जो पानी में खेती होती है, पानी में भी खेती होती है, वो एक मतलब खेती करने का आधुनिक तरीका, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, हाइड्रोपोनिक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय स्तर पे प्रोजेनी और परीक्षण और चयन के लिए स्वदेशी नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता में सुधार करने में सहायता होगी, ठीक है। स्वदेशी नस्लों में साहिवाल गाय, आप जानते होंगे, साहिवाल गाय, थारपाकर गाय, बैल और गिर नस्ल की गाय, बन्नी भैंस और कांकरेज गाय जो होती हैं, ये क्या है आपकी जो है ये एक सीधे जो है आपकी स्वदेशी नस्लें हैं। CARI जो है निर्भीक, कड़कनाथ के मुर्गे आप जानते होंगे सबसे महंगे मिलते हैं। अंकलेश्वर जैसी देसी कुक्कुट प्रजातियों की उत्पादकता में वृद्धि कारण क्या है, कुक्कुट उत्पादन को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर के इन संस्थानों ने जो है बढ़ावा दिया है अन्य चीज़ों को, जो कृषि वानिकी है, इंटीग्रेटेड कृषि है, ठीक है, फसलों के उत्पादन में, फसलों की नई किस्मों को विकसित करने में, बागवानी को प्रोत्साहित करने में, पशुपालन को भी प्रोत्साहित करने में इन जो संस्थानों ने, ठीक है, ये है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने कई देश में कई सारे पशु रोगों के उन्मूलन में योगदान दिया है। आपसे थोड़ा एक सवाल है, पशुधन गणना जो है वो कब हुई थी राष्ट्रवार। पशुधन गणना पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पशुधन गणना, ठीक है। इस पर मैंने ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में था, शायद 2019 में था। मैं इसको 19 या 18 में था, 19 या 20 में होगा शायद। मैं आपको इसमें भेजूंगा, ठीक है। मैं आपको इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर ISPCS, वहाँ आपको मैं इसको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 450 शब्दों में होगा। छोटा सा कमेंट था मेरा, क्योंकि उस वक्त पशुधन गणना उसी वक्त हुई थी, तो मेरे पास वो आया हुआ था, तो मेरे पास फ़ोन आया था लिखने के लिए, तो मैंने उसको उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। ICR ने टीके और डायग्नोस्टिक सुविधाओं का विकास किया है, कई सारे पशु रोगों को उन्मूलन में योगदान दिया है, जिसमें रिंडर पेस्ट, ठीक है, संक्रामक बोवाइन प्लूरा निमोनिया और अफ्रीकन हार्न सिकनेस और टोरिन जैसे, ठीक है। स्मार्ट जलवायु, स्मार्ट कृषि में योगदान भी दिया है, जिसमें कि हाँ देखिए हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति मैं बता रहा था आपको ना, ठीक है। वर्षा जल संचयन, सामुदायिक तालाबों और हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति और फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी किस्में हैं। तो हाइड्रोपोनिक कृषि होती है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सिर्फ पानी के इस्तेमाल में ही पोषक तत्वों की जो है, जैसे मान लीजिए ये जार है, ठीक है, एक सेकेंड, जार बढ़िया बनाए, ये जार है, ठीक है, यार टेढ़ा हो जा रहा है, मैं टैब पे लिख नहीं पाता हूँ। ये देखिए मान लीजिए जार है, ठीक है, अब इसमें पानी हो गया, ठीक है, भर दिया गया, इसमें मिट्टी नहीं रहेगी। अब इसमें जो पेड़ लगाया गया है, अब उसमें उसी में जो है आवश्यक जो कंपोनेंट्स हैं जो मिट्टी में मिलते हैं उन्हीं को छोड़ा जाएगा, और पेड़ जो इसमें बिना मतलब कम जगह पे बहुत सारी जो है इसमें कृषि हो सकती है, छोटे जहाँ बिना मिट्टी के। अभी देखिए दुबई में COP28 जो है सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पे देखिएगा हाइड्रोपोनिक खेती का जो है आप देखा करिए,
अच्छी चीज़ों को, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और अन्य फालतू वीडियोस देखने के बजाय आप थोड़ा अच्छी चीज़ों को गौर करेंगे तो COP28 की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, आप डालिएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा COP28 जो भी प्रेजेंटेशन जो वहाँ पे हुआ था, उसमें हाइड्रोपोनिक खेती, अन्य प्रकार की खेती के आधुनिक जो है वो तरीकों को बताया गया, समझाया गया। और COP28 में हाल ही में अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, BBC की एक रिपोर्ट थी, BBC के चैनल पे आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे होगा, उस पर जो है फॉसिल फ्यूल्स पे जो है एक सहमति बनी है उसको कम करने के लिए 2040 तक, और उसको 2050 तक बिल्कुल कम करने के लिए सहमति बनी है। उसके बारे में डिटेल आएगा, आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको, बट अभी न्यूज़ है वो है, तो उसमें आप देखिएगा वहाँ पे हाइड्रोपोनिक कृषि के बारे में और अन्य कृषि की जो वर्तमान नई पद्धतियाँ आई हैं, उस नई तकनीकें हैं जो कि एकदम सस्टेनेबल जो पद्धतियां हैं वो उनको दर्शाया गया, उसको आप देखा करिए, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी समाधान के लिए भी जो बायो फर्टिलाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। नीली क्रांति में योगदान दिया है, केज कल्चर को बढ़ावा दिया है, भारत ने दुनिया की पहला क्लोन भैंस भी विकसित की है, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रथम, विश्व में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चे को जन्म कराया भारत ने, क्लोन भैंस, इसका नाम प्रथम रखा गया, ठीक है। कनौला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म भी है। इससे जो है नीली क्रांति में योगदान दिया, इसने केज कल्चर को बढ़ावा दिया, इससे जो है प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि हुई है। केज कल्चर क्या है, वस्तुतः कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की एक तकनीक है, ये भी एक तकनीक है। केज कल्चर क्या है, कम जगह में अधिक मात्रा की जो है मत्स्य पालन होगा, यानी मछलियों का पालन होगा, ये एक जो है इसके बारे में जो है ICAR ने मदद किया है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स विकसित किया है, EHI, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। EHI का विकास किसने किया है, ICAR ने किया है, ठीक है। समुद्री प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए बायोफेज तकनीक को अपनाया है। इसके अलावा जो है आक्रामक विदेशी प्रजातियों की जल्द पहचाने तो जैविकता अभियान भी चलाया है। ठंडे पानी मत्स्य पालन के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है सभी हिमालय क्षेत्रों में, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण में योगदान दे रहा है, मिलेट मिल, ड्रोन रिमोट सेंसिंग और मिल्चिंग सीट बिछाने की मशीन जैसी कृषि संबंधित इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों का विकास जो है इसमें बढ़ावा दिया है। तो आपको ध्यान देना है, कुछ और चीज़ें हैं उसमें भी देख लेते हैं। तो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGIAR 1971 में स्थापित किया गया था। दाताओं को एक रणनीतिक साझेदारी है, 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों को समर्थन करता है। सरकार, नागरिक संगठन और निजी व्यावसायिक सहयोग से कार्य करते हैं। वैश्विक अनुसंधान ये साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षित भविष्य की जो है भविष्य को सुनिश्चित करना है, जिससे जो है आने वाले जलवायु संकट की स्थिति में भोजन, भूमि और जल प्राणियों का पुनरुद्धार करने के लिए समर्पित है। 5 जो है प्रभाव क्षेत्र हैं इसके, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आजीविका, नौकरियां, लैंगिक समानता, युवा और सामाजिक समावेशन, जलवायु अनुकूल और समन, पर्यावरण की स्थिति और जैव विविधता। तो खत्म, इसमें बस प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा, बट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। प्रीलिम्स में आप देख लीजिए ICAR ने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक करा दूँ। देखिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तटीय परिस्थिति निगरानी के लिए इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स, ठीक। इसके लिए जो समुद्री प्रदूषण के प्रभावों के लिए बायोफेंस तकनीक, इसको देख लीजिए आप लोग, बायोफेंस तकनीक क्या है। अच्छा यहाँ आइए, इसको देख लीजिएगा, केज कल्चर क्या होता है। हाइड्रोपोनिक खेती देखिएगा, फसल बायोफोर्टिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम क्लोन भैंस, इसका नाम प्रथम भी रखा गया है, ठीक। तो किस तकनीक थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक, इसको देख लीजिएगा बस। इसके बाद एग्रीसिल्वी और सिल्वी पास्चुरल देख लीजिए, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत है। इसका हेडक्वार्टर देखिए और मंत्रालय देखिए और एक स्वायत्त संस्थान है, बस इसको देखिए। ये आपका प्रीलिम्स हो गया, बस इसके लिए अलावा प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं देखना आपको। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इससे मेंस में सवाल नहीं आएंगे बट प्रीलिम्स में आ सकते हैं। भारत सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। प्रीलिम्स के लिए एकदम आप समझ लीजिए सवाल बनने की भरपूर संभावना है, 100% बता रहा हूँ आपको। भारत सरकार ने हाल ही में तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड की गठन हेतु अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है, नए उत्पाद और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देकर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की डिमांड को पैदा करना है। हल्दी और हल्दी से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का निर्माण करना है, बेहतर बनाना है। आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना है। हल्दी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण तैयार करना है। हल्दी के औषधीय गुणों, स्वास्थ्य आरोग्य को बढ़ाने वाले गुणों का अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इसकी संरचना है, अध्यक्ष होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा और अन्य 4 सदस्य होंगे। वाणिज्य, कृषि, आयुष मंत्रालय तथा औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 सदस्य होंगे। 8 सदस्य क्या होंगे, हल्दी की मूल्य श्रृंखला, यानी कि
वैल्यू चेन जो होगा ना उससे उससे जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, और यह बोर्ड जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। मीन्स प्रीलिम्स के लिए आपको क्या इसमें ध्यान देना है कि कहाँ, यानी तेलंगाना में किस चीज़ की, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की, किसने, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लीजिएगा आप लोग, उद्देश्य बस देख लीजिएगा। संरचना में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे, और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगा। ठीक है, अब हल्दी की देख लेते हैं। भारत क्या दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यूपी पीसीएस, यूपीएससी दोनों इस पे टारगेट करेंगे, दोनों टारगेट करते हैं। यूपीएससी में तो सीधे आपको जितने फसल होती हैं, जो न्यूज में होती हैं, उनके बारे में सबसे बड़े उत्पादन को क्रम से मिलाने को दे देगा कि सबसे बड़े उत्पादन कौन कौन से, उसका सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत, उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। मतलब सर्वे सर्वा हल्दी में भारत ही है। ठीक है, तो हल्दी बोर्ड तो पहले ही बन जाना चाहिए था, पर ये लेट में बन रहा है, पर फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये अदरक कुल से संबंधित एक उष्ण कटिबंधी पौधा है। इसको ध्यान देना है, उष्ण कटिबंधी पौधा है। तापमान 20 से 35 डिग्री चल जाइए, 1500 mm तक की अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, इसके लिए जल निकासी के लिए लाल दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 8-9 महीने बाद जो है प्रकंद इसके प्राप्त होती है। इसमें अब ये देखिए, यूपी पीसीएस में एक बार ये सवाल बना हुआ है, करक्यूमिन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करक्यूमिन क्या है? एक प्राकृतिक जो है घटक होता है हल्दी में, इसी कारण जो है हल्दी पीला होता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दोनों होते हैं। तो करक्यूमिन को ध्यान देना है, ये हल्दी में होता है, और हल्दी का जो रंग इसी कारण पीला होता है। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, उसको थोड़ा कमेंट करिएगा, क्या कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, कौन सा तत्व जो है पाया जाता है जिसके कारण गाजर का रंग लाल होता है। यूपी पीसीएस में ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत में लगभग 3.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर हल्दी की खेती होती है। इसमें जो है प्रतिवर्ष लगभग 11.61 लाख टन का हल्दी का उत्पादन होता है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में 75% भारत की से अधिक जो है भागीदारी भी है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा, और हाँ सबसे बड़ा, अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी पीसीएस यहाँ टारगेट करता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को तीनों दे देगा, चारों। अब उसको आपको मिलाना है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, सेकंड पे तेलंगाना है, तीसरा पे कर्नाटक है, चौथा पे तमिलनाडु है। सबको लाइन से याद कर जाइए एकदम, बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, MTKT। ठीक है, तेलंगाना दूसरा होगा, टी जो है तमिलनाडु होगा। ठीक है, MTKT। अब सबसे बड़े जो सबसे अधिक निर्यात कहाँ होता है? तो बांग्लादेश, UAE, USA, मलेशिया, बूम। ठीक है, अब इस निष्कर्ष क्या होगा? हल्दी के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी की खेती करने वाले कृषकों की 1 दशक की मांग पूरी होगी, और भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में हल्दी की निर्यात से अपनी एक प्रभुत्व जमाने में मदद मिलेगा, और उसकी अपनी एक नई पहचान बन पाएगी। बस एक आर्टिकल बचा हुआ है, नोबेल पुरस्कार, छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और हम लोग जो आ जाएंगे किस चीज़ पे? आ जाएंगे अपने न्यूज इन शॉर्ट्स पे, यानी इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट। कल हम आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट करा देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो सीधे हमको साइंस एंड टेक पे जाना है, और वहाँ से सीधे हम आपको पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट। इसके बाद मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैगजीन आपको साल भर कंप्लीट करा जाएगी। बस आपको क्या करना है, आधे घंटे क्लास देख लीजिए, इसमें सारा कुछ बेहद आराम तरीके से मैंने आपको कराया है, और एक एक लाइन पढ़ा दिया, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है आपको। जो मतलब ये भी नहीं कि इसमें आपने ये छोड़ दिया, कुछ नहीं, सब पढ़ा दिया इसमें, सब कुछ लाइन बाय लाइन, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। और आपने इसी साथ साथ अपने मैगजीन भी कंप्लीट कर ली होगी। तो वीडियोस को लाइक करिएगा, और आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चंस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर IS, फिर PCS, इसको ज्वाइन करिए। और यहाँ पर क्वेश्चंस डेली एक दिए जा रहे हैं। कॉपी चेक करने की लिमिट आज 2 बजे तक थी, कई लोगों ने कॉपी भेजी है, कॉपी चेक होकर उनको मिलेगी, फीडबैक भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आंसर राइटिंग जरूर करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी कुछ कंटेंट डेली में देता हूँ, उसको भी आपको देखते रहिएगा। करंट अफेयर का सारा चीज़ें यहीं से हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।